हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टाइटेनियम हिस्ट्री क्लास। आप सभी लोगों का टाइटेनियम हिस्ट्री क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में चैप्टर फर्स्ट इकोनॉमिक्स द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का सेकंड चैप्टर आपको हम देने जा रहे हैं। ठीक है, वट एवर डिस्कशन होगा वो सेकंड चैप्टर सेकंड पार्ट मतलब सॉरी फर्स्ट चैप्टर सेकंड पार्ट में देने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के बारे में। स्टार्ट करने से पहले आप अपने पास में एनसीईआरटी बुक रख लीजिए। तो उसमें आप देखेंगे कि एनसीईआरटी बुक में दो ग्राफ बने होंगे, एक बार ग्राफ के रूप में और एक डिजिट के रूप में, जिसमें मिलियन हेक्टेयर के रूप में कल्टीवेशन दिया हुआ है। तो उसमें लिखा होगा 1950 से लेकर 1951 में 129 है। कितना? 129 मिलियन हेक्टेयर दिया होगा, मिलियन हेक्टेयर ये लिखा होगा। और ये किस सन में हुआ था? 1950 से लेकर 1951। इतना एरिया कल्टीवेशन होता था, यानी अंडर कल्टीवेशन में था। यहाँ पर कल्टीवेशन होता था, यहाँ पर क्या होता था? कल्टीवेशन। ये 1950 से 51 की बात है। हमारे भारत का 129 मिलियन हेक्टेयर में कल्टीवेशन होता था। इसके बाद आप जाएंगे नीचे 2014-15 में ये बढ़कर कितना हो गया? 155 हो गया। बीच में भी बढ़ा घटा, लेकिन हम लास्ट पहले और लास्ट का ले रहे हैं। कितना हो गया? 1 मिलियन हेक्टेयर एरिया कल्टीवेशन में हो गया। तो हम लोगों ने 1950 से लेकर आज 2014-15 में हमने मिलियन हेक्टेयर एरिया जो है बढ़ा लिया। 129 से 155 मिलियन हेक्टेयर बढ़ा लिया। इसका मतलब जो एरिया वेस्टलैंड था, ऊसर था, बंजर था, उसको भी हमने कल्टीवेशन में शामिल कर लिया। या जहाँ पर कल्टीवेशन नहीं होता था वहाँ पर भी हमने पॉसिबिलिटीज़ की और कल्टीवेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि जब एरिया बढ़ेगा तो हमारा जो प्रोडक्ट है, जो याइल्डिंग है, वो भी बढ़ेगी। 1950 और 51 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ था। पहली पंचवर्षीय योजना लॉन्च हुई थी, इसको भी याद रखिएगा। और सरकार ने इसलिए लॉन्च की थी कि वो डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्रों में एनालिसिस करना चाहती थी कि भारत जो है कितना उन्नति कर रहा है, चाहे वो हेल्थ के सेक्टर में हो, एग्रीकल्चर के सेक्टर में हो, या पॉलिटिकल हो, या पीपल ऑफ इंडिया जो है उनकी कंडीशन के बारे में हो। इन सारी चीज़ों के बारे में एनालिसिस करने के लिए फर्स्ट ईयर प्लान बनाया गया था। और उसी में पहली फर्स्ट ईयर प्लान में ही 129 मिलियन हेक्टेयर को कल्टीवेशन में किया गया। बाद में 2014-15 में ये बढ़कर कितना हो गया? 150 मिलियन हेक्टेयर हो गया। अब लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो उसी में ग्राफ वही ये अंकों में दिया गया है, वही चीज़ आपको बार ग्राफ में दिया गया है। यही चीज़ आपको क्या कर दिया गया? बार ग्राफ बना के दे दिया गया है। आपको देखा होगा उसमें पिलर लगे होंगे, यही चीज़ आपको बार ग्राफ के रूप में बना दिया गया है। कहीं छोटे बार ग्राफ होंगे, कहीं बड़े होंगे। ठीक है, लास्ट में बड़ा हो गया होगा। तो इसको क्या बोलते हैं? बार ग्राफ। क्या बोलते हैं? बार ग्राफ। यही चीज़ है, ये अंकों में है, ये क्या है? बार ग्राफ के रूप में है। आपके बुक में दिया हुआ है, देख लीजिएगा डाटा। अब हमने लिखा है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में सभी चाहते हैं कि अपने खेतों में जो है ग्रोथ करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा फसल को उगाएं। ठीक है, आज हमने वो कामयाबी हासिल कर ली। तो उस समय की बात है, 1960 के पहले की बात है। तो वन वे एक रास्ता था इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन। अगर अपने खेतों में प्रोडक्शन बढ़ाना है फॉर द सेम लैंड, एक ही लैंड पर, तो हम लोग क्या यूज़ करते थे? मल्टीपल क्रॉपिंग। अब मल्टीपल क्रॉपिंग आप जानते हैं, सेम लैंड पर जो हम एक या एक से ज़्यादा फसल उगाते हैं तो उसको मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। सॉरी, बात समझ में आ गया? मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। तो एक ये मेथड था जो पालमपुर में यूज़ होता था, जिसमें जो है हम लोग मल्टीपल क्रॉपिंग करके प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करते थे।
और इसमें जो है हम लोग ट्रेडिशनल बीजों का इस्तेमाल करते थे 1960 तक, याद रखिएगा टिल 1960 तक जो है, टिल 1960 तक हम लोग जो है ट्रेडिशनल बीजों का इस्तेमाल करते थे। जो ट्रेडिशनल सीड्स होते हैं उनको हम पुराने किस्म के भी बोलते हैं, ट्रेडिशनल जो सीड्स होते हैं उनका इस्तेमाल करते थे, ठीक है। 1960 तक एक ये तरीका था। और मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब कभी खारिफ की कर ली, कभी राबी की कर ली, बदल बदल के करना, तो उससे हमारा जो है प्रोडक्शन बढ़ जाता था सेम लैंड पर। दूसरा तरीका होता है, अदर वे इज टू यूज मॉडर्न फार्मिंग मेथड फॉर हाइयर यील्ड। अधिक पैदावार बढ़ाने के लिए दूसरा तरीका आ गया मॉडर्न फार्मिंग, आधुनिक खेती करना। और आधुनिक खेती करने में क्या होता है, हमने HYV सीड्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। कौन सा सीड? HYV सीड्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड होता है। ये अच्छे किस्म के बीज माने जाते हैं। जब इनको हमने बोना शुरू कर दिया तो क्या हो गया, पैदावार बढ़ी। अंतर यह है कि ट्रेडिशनल बीज बोने में जो है कम पानी लगता था, ट्रेडिशनल बीज जब बोते थे कम पानी लगता था। और जो हम लोग फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते थे वो नेचुरल थी, काऊ डंग वगैरह की। तो काऊ डंग वगैरह की नेचुरल हम जो खाद होती है उसी को हम डालते थे, बात समझा गई, उसी को हम डालते थे और वही था, तो उससे पैदावार उतनी नहीं होती थी। लेकिन जब मॉडर्न फार्मिंग आ गए तो HYV सीड्स बोना शुरू कर दिया। हाँ ये जरूर है कि इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा लगती थी, ठीक है, पानी की मात्रा जरूर ज़्यादा लगती थी लेकिन पैदावार अच्छी होती थी। मॉडर्न फार्मिंग मेथड में क्या होता था, हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और HYV सीड इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ जो हमारी न्यू टेक्नोलॉजी है, न्यू मशीनें हैं, चाहे हार्वेस्टर हो, थ्रेसर हो, ट्रैक्टर हो, इन सब का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मदद से जो है हम लोग जो है हायर यार्ड प्राप्त करते हैं, अर्थात इंक्रीज प्रोडक्शन करते हैं ज़्यादा भारी मात्रा में, ठीक है। पालमपुर का मालूम ही है आपको, 200 हेक्टेयर हम लोग ज़मीन, पूरी जितनी भी हेक्टेयर ज़मीन थी 2 हेक्टेयर, उसको हम लोग वहाँ पर जो है ट्यूबवेल की मदद से, मशीनों की मदद से क्या करते थे, पूरा इरिगेशन कर लेते थे, अच्छी पैदावार करते थे। लेकिन ये स्थिति पूरे देश में नहीं होती। अगर हम पूरे ओवरऑल देश की बात करें तो देश में जो है लेस देन, हमने बताया होगा आपको पिछले लेक्चर में, लेस देन 40%। अगर हम पूरे देश की बात करें तो 100% नहीं हम लोग इरिगेशन करते हैं, 100% कल्टीवेशन नहीं होता, लेस देन 40% कल्टीवेशन ही कर पाते हैं। क्योंकि पालमपुर वाली जैसी स्थिति जो है हर जगह नहीं होती है, कहीं पर कम पानी है, कहीं ज़्यादा है, कहीं है ही नहीं है। जैसे आप इंडिया का नीचे का साउथ का इलाका देखेंगे, ये वाला इलाका देखेंगे तो ये डेक्कन प्लेटू है, यहाँ पर तो पानी की मात्रा बहुत कम रहती है, तो यहाँ पर हो ही नहीं पाती, समझ आ रहा है। तो इसीलिए कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पानी, राजस्थान वगैरह चले जाइए तो वहाँ पर नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये इसीलिए हम लोग जो है हमारे देश में 40% से कम हो पाती है, कल्टीवेशन हो पाता है। अब आगे बढ़ाते हैं लेक्चर को। क्या लिखा है हुआ आप जानते हैं, पालमपुर के गांव में मान लो 1 हेक्टेयर जमीन ले ले, अगर हम ट्रेडिशनल बीजों का इस्तेमाल करें 1 हेक्टेयर जमीन पर, ट्रेडिशनल बीजों का इस्तेमाल करें तो पालमपुर में जो है 1 हेक्टेयर में 1300 किलोग्राम कोई भी अनाज पैदा होता था, ग्रेन पैदा होता था, चाहे वो गेहूं हो या चावल हो। वहीं पर अगर हमने HYV सीड्स बोया, केमिकल फर्टिलाइजर डाला, अच्छी मशीनों का इस्तेमाल किया, तो उसी जमीन पर, सेम 1 हेक्टेयर जमीन पर 3200 किलोग्राम अनाज पैदा होता है, चाहे वो ग्रेन में कोई चीज़ भी हो, चाहे वीट हो या राइस हो। तो आप देख सकते हैं
अगर हम ट्रेडिशनल बीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1300 केजी पैदावार हो रही है ग्रेन की, और वहीं पर अगर हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 3200 किलोग्राम ग्रेन पैदा हो रहा है। कितना अंतर आता है? लगभग 2.5 गुना बढ़ जाता है। इसीलिए मॉडर्न फार्मिंग मेथड को अच्छा माना जाता है। आज हमारे हिंदुस्तान में जो है मॉडर्न फार्मिंग मेथड को अपनाया जाता है। अब ये चीज ध्यान रखिएगा, मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो है पहली बार भारत में किन स्टेट्स में जो है किन स्टेट्स में लागू किया गया था? तो आप याद रखिएगा, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये 3 स्टेट हैं। और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में तो पालमपुर भी आता है, उसी की कहानी पूरी है। तो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जो है वो पहले ऐसे ये राज्य थे जहां पर मॉडर्न फार्मिंग मेथड को अपनाया गया। बात समझ आ गई? इस चीज ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है विल द लैंड सस्टेन। क्या लैंड सस्टेन करेगी? लैंड अपनी गरिमा को बनाए रखेगी? तो आप लोग जानते हैं कि अगर हम लगातार जमीन का दोहन करेंगे, लगातार अगर हम जमीन में, लैंड में केमिकल फर्टिलाइजर डालते जाएंगे तो लैंड की फर्टिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इस चीज़ को आप जानते हैं। ज़्यादा फर्टिलाइजर डालने से लैंड की फर्टिलिटी कम हो जाती है, उपजाऊपन कम हो जाता है, पैदावार घट जाती है। यही कारण है पंजाब और हरियाणा के किसान जो है अब ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्या? खाद का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारी पैदावार बनी रहे, बढ़े, बनी रहे। जितनी क्वांटिटी में पहले वो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते थे, अब उन्होंने फर्टिलाइजर का अनुपात बढ़ा दिया है। पंजाब और हरियाणा वगैरह में जो है ओवर इरिगेशन के कारण वहाँ के फसल खराब हो भी हो जाती है, ये भी याद रखिएगा। तो लैंड जो है अपनी फर्टिलिटी खोती है, क्योंकि ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल अच्छा नहीं माना जाता है। अगर कुछ अच्छाई भी है तो कुछ बुराई भी है ज़्यादा। दूसरी बात, नेचुरल रिसोर्स होते हैं लैंड, लैंड हमारी नेचुरल रिसोर्स खराब हो जाएगी, और एक बार डिस्ट्रॉय हो गई तो उसको रिस्टोर करना बड़ा कठिन काम हो जाता है। एक बार मिट्टी की फर्टिलिटी चली गई तो उसको रिस्टोर करना बड़ा कठिन हो जाता है। दूसरी बात, HYV सीड बोने से हमने आपको बताया पानी अधिक मात्रा में लगता है। जब हम ट्यूबवेल से ज़्यादा पानी निकालेंगे, ज़्यादा पानी इरीगेट करेंगे, तो हमारे नीचे, अर्थ के नीचे का जो पानी है वो, उसका वाटर लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नहीं कम हो जाएगा? वो वाटर लेवल कम हो जाएगा, और वाटर लेवल इसीलिए कम हो ही रहा है। और एक बार वाटर लेवल कम हो गया तो उसको रिस्टोर करना क्या हो जाता है? बड़ा कठिन हो जाता है। बात समझ आ रही है? तो हमने आपको बताया ना कि जो फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। दूसरी एक ये कारण है कि हम जब केमिकल फर्टिलाइज़र डालते हैं तो हमारी मिट्टी में जो बैक्टीरिया होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे अर्थवर्म हो गया, केचुआ हो गया, तो ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर डालने से ये क्या होते हैं? ये मर जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और यही हमारी उपजाऊपन को, फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, यही मर जाते हैं। तो ये होता है कि मिट्टी में जो बैक्टीरिया होते हैं, जो अच्छे होते हैं, जो खाद वाले, खाद की बढ़ाते हैं, फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है? और उनको रिस्टोर करना बड़ा दिक्कत हो जाता है, इसलिए। और केमिकल फर्टिलाइजर क्या होता है? पानी के साथ बड़ी जल्दी मिल जाते हैं, इनकी खासियत होती है, मिल जाते हैं और मिलके बहुत जल्दी उपजाऊपन दे देते हैं। जो जल्दी उपजाऊपन दे देता है वो नुकसानदायक होता है। अब चलते हैं, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन फार्मर ऑफ पालमपुर। पालमपुर के किसानों के बीच में जो है लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ? आप लोग जानते हैं पालमपुर में 450 परिवार रहते थे, 450 फैमिलीज रहती हैं, जिसमें 1/3 पॉपुलेशन जो है SC की है, दलित लोगों की है 150, और दे डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ लैंड। ये लैंडलेस फार्मर्स कहे जाते हैं, इनके पास ज़मीन ही नहीं होती। ये दूसरे के ज़मीन में एज ए कैजुअल लेबर काम करते हैं, या दूसरे कोई काम करते हैं पालमपुर में। तो 150 ऐसे लोग, परिवार हैं जिनके पास लैंड ही नहीं है। 240 फैमिलीज ऐसी हैं पालमपुर में ही जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी ज़मीन कम है, वो जैसे तैसे अपना गुजर बसर कर लेते हैं। समझ में आ गई? और 60 परिवार ऐसे हैं जो मीडियम और लार्ज हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से थोड़ा ज़्यादा ज़मीन है, 2 हेक्टेयर से कुछ ज़्यादा ज़मीन है। और वेरी फ्यू ऑफ लार्ज फार्मर, मतलब बड़े किसानों में अगर कहें, बहुत ही थोड़े किसान ऐसे हैं, आप चित्र में देख सकते हैं, NCERT बुक में दिया हुआ है, बड़े प्लाटों की संख्या कम है। जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा ज़मीन है उनकी संख्या क्या है? कम है। तो पालमपुर की जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है
वो ऐसा है। 150 परिवार ऐसे हैं जिनके पास लैंड नहीं है। 240 परिवार ऐसे रहते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी ज़मीन कम है। जैसे तैसे वो अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं। अभी एक कहानी भी बताएंगे। और 60 परिवार ऐसे हैं जो मीडियम और लार्ज हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन होती है। और बहुत ही कम ऐसे प्लाट हैं, बहुत ही कम ऐसे फार्मर हैं पालमपुर के जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा ज़मीन है। जैसे इसमें आपके एनसीईआरटी बुक में कहानी बताई गई है गोविंद की। इसकी कहानी बताई गई। एक गोविंद व्यक्ति होता है, फार्मर होता है, और गोविंद के 3 लड़के होते हैं, 3 सन होते हैं, 3 बेटे होते हैं। और उसके पास जो है 2.25 हेक्टेयर ज़मीन है, 2.25 हेक्टेयर ज़मीन है। वो अपने लड़कों की मदद से अपने खेतों में काम करता है। उसके पास एक बफेलो भी है, भैंसी भी पाल रखी है। और जैसे तैसे वो अपनी तीनों लड़कों की मदद से काम करता है, अपने 2 वक्त का गुजारा बसर कर लेता है बड़ी मुश्किल से। थोड़े दिनों बाद क्या होता है, गोविंद की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और गोविंद की जो संपत्ति होती है, अर्थात जो फिक्स कैपिटल होती है लैंड, वो उनके लड़कों में बढ़ जाती है। अब प्रत्येक लड़कों में जब बढ़ती है तो हर लड़के को कितना मिलता है, 0.75 हेक्टेयर। हर लड़के के हर लड़के के हिस्से में जो है इतनी ज़मीन आती है। तो अगर 0.75 एक लड़के को, फिर दूसरे लड़के को 0.75, तीसरे लड़के को भी कितना मिलेगा, 0.75। अब एक लड़के का जो परिवार है उस 0.75 हेक्टेयर ज़मीन में कैसे गुजर बसर कर सके, लिहाजा उसको क्या करना होता है, दूसरे काम तलाशने पड़ते हैं, क्योंकि उसका गुजर बसर इस ज़मीन पर नहीं चलने वाला, पहले ही नहीं चलता था। तो तीनों लड़के जो होते हैं उसको एक्स्ट्रा कमाने के लिए, एक्स्ट्रा कुछ करने के लिए गांव में या दूसरी जगह जाकर कुछ दूसरे छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं, ताकि हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। तो ये हमने आपको बताया है वहाँ के लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। अगले जब पार्ट में आएंगे तो आपको हम बताएंगे लेबर के बारे में, कि पालमपुर के जो किसान होते हैं वो कैसे अपने खेतों में काम करते हैं। हालांकि ज़्यादातर उनके परिवार के लोग ही लगे रहते हैं, लेकिन जो कमर्शियल करते हैं वो हायर कर लेते हैं। ठीक है, जो लैंडलेस लेबर होते हैं उनको हायर कर लेते हैं, रख लेते हैं। और बदले में, काम के बदले में वो क्या देते हैं, कैश दे देते हैं या क्रॉप दे देते हैं। हर क्षेत्र का अलग अलग पारिश्रमिक होता है, वेजेस अलग अलग होते हैं। क्रॉप टू क्रॉप, हर फसल का वेज अलग होता है। आपने काम किया तो आपको या तो पैसा दे देंगे कैश में, या उसके बदले क्रॉप चाहिए तो क्रॉप दे देते हैं, अनाज दे देते हैं, ग्रेन दे देते हैं। ठीक है, तो हर एक का काम करने का समय भी अलग अलग होता है हर एक रीजन का। तो रीजन टू रीजन, क्रॉप टू क्रॉप, ये सब सिस्टम अलग अलग होता है। वेजेस अलग अलग होते हैं। वेजेस माने होता है मजदूरी, जो उनको मिलने वाला पारिश्रमिक होता है वो हर क्षेत्र में अलग अलग होता है। ठीक है, इसी के साथ अगले जब हम पार्ट में आएंगे तो ये आपका पूरा चैप्टर जो पालमपुर वाला ख़त्म हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हमारे लेक्चर को देखते जाइए और सुनते जाइए, आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। बस आप अपनी बुक भी एनसीईआरटी की साथ में पढ़ें घर में, आपको सारा क्लियर कहानी की तरह याद हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप निश्चित तौर पर करेंगे और अपना झंडा गाड़ के आएंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।